नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। मरवान बारगोती ये एक ऐसा नाम है जिसको सुनकर इजरायलियों के और खास तौर पर ज़ायनिस्टों के दिल में दहशत पैदा हो जाती है। इसलिए नहीं कि मारवान कोई बंदूक चलाने वाले हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई हत्यारे हैं, इसलिए नहीं कि वो कोई आतंकवादी संगठन के मेंबर हैं, इसलिए कि वो फलस्तीनियों की आवाज है, इसलिए कि वो फलस्तीन के नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं मरवान बारगोती की। आप लोगों में से जिन लोगों का फलस्तीन में इंटरेस्ट होगा उन्होंने मुस्तफा बारगोती का नाम तो सुना होगा, क्योंकि मुस्तफा साहब जो हैं वो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जुड़े हुए हैं सरकार के साथ, ये सारा कुछ है। लेकिन मारवान फलस्तीनी जनता के असली लीडर हैं, जो पिछले 24 सालों से जेल में बंद हैं। 2002 से इजराइल ने उनको जबरदस्ती जेल के अंदर बंद रखा है। 2002 में उनको गिरफ्तार किया गया और 2002 की गिरफ्तारी के समय कहा गया कि उन्होंने एक ऐसा प्रपंच रचा था, ऐसा जाल रचा था जिसकी वजह से 5 लोग मारे गए। हकीकत यह है कि जब उस मुकदमे की पूरी जांच की गई कि मुकदमा कैसे चला गया था, तो ह्यूमन राइट कमीशन ने पाया कि वो मुकदमा फर्जी तरीके से चला था, फ्रॉड चला था। जानबूझकर मारवान को फंसाया गया, लगातार जेल में रखा गया और जेल के अंदर मार पिटाई, जितने तरह का उत्पीड़न आप सोच सकते हैं वो सब किया गया। अब आपको लगेगा कि आज मैं अचानक मारवान की बात क्यों करने लगा। बात इसलिए करने लगा क्योंकि फलस्तीन में इस समय सबसे बड़ी डिमांड यही है कि मारवान को रिहा किया जाए, और ना केवल मारवान को रिहा किया जाए बल्कि मारवान को फलस्तीन का लीडर बनाया जाए। मारवान की जो लोकप्रियता है, कई बार वोटिंग्स हुई है, वो हमास के किसी भी लीडर से और महमूद अब्बास से, इन दोनों से ज्यादा है गजा के अंदर भी और वेस्ट बैंक के अंदर। वेस्ट बैंक के रमल्ला में वो पैदा हुए थे और जब पैदा हुए तो वेस्ट बैंक के ऊपर जॉर्डन का कब्जा था। 15 साल की उम्र में वो फतेह में शामिल हो गए थे और उसके बाद से शांतिपूर्ण तरीकों से लगातार, खासतौर पे पहले इंतिफादा के बाद, शांतिपूर्ण तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से यासर अराफात के साथ मिलकर फलस्तीन की आजादी के लिए लगातार संघर्ष करते रहे हैं 2002 तक, जब तक उनको गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। ट्रंप से कल यह सवाल पूछा गया जब टाइम्स का इंटरव्यू चल रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मुद्दा है मारवान का। ट्रंप से यह सवाल पूछा गया कि क्या आप मारवान बारगोती को रिहा करके फलस्तीन का लीडर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। असल में मुद्दा यह है कि हमास ने भी यह डिमांड की थी कि हम तो छोड़ रहे हैं होस्टेजेस को, उसके बदले में जिन फलस्तीनियों को आप रिहा कर रहे हैं उसमें मारवान को भी रिहा कीजिए। इजराइल ने शुरू में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में वो मारवान को रिहा करने की बात से मुकर गया और अब दुनिया भर में यह डिमांड हो रही है कि मारवान को न केवल रिहा किया जाए, बल्कि चूंकि वो फलस्तीन के मंडेला हैं, नेल्सन मंडेला उनको फलस्तीन का कहा जाता है, फलस्तीन में आगे जो भी सरकार बने उसकी लीडरशिप दी जाए मारवान बारगोती को, जो अहिंसक हैं, अहिंसक तरीके से जिन्होंने कार्रवाई की है और जो फलस्तीन की आवाम के दिलों में बसते हैं, फलस्तीन के आवाम के लीडर हैं। तो ट्रंप से यह सवाल पूछे जाने का, और टाइम्स के इंटरव्यू में, कोई फलस्तीन का अखबार नहीं था, टाइम्स का इंटरव्यू था, उसमें यह सवाल पूछा जाना बताता है कि कैसे अमेरिका के अंदर मारवान बारगोती का मामला इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। और सिर्फ सवाल नहीं पूछा गया, ट्रंप से जब यह सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने ना नहीं कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की हां में हां मिलाकर ना नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं इस बारे में सोच रहा हूं और जल्दी ही फैसला करूंगा। दरअसल इस समय सबसे बड़ा मुद्दा फलस्तीन के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर और यहां तक कि यूरोप के मुल्कों के अंदर भी यही है कि फलस्तीन का आगे शासन कैसे चलेगा, कौन फलस्तीन का रहनुमा होगा, फलस्तीन की लीडरशिप किसके हाथ में जाएगी। हमास को लेकर कोई तैयार नहीं है, यह बात मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं। सऊदी अरबिया से जो खबर आ रही है, लगातार खबर आ रही है, वो ये कि सऊदी अरबिया हमास को किनारे करके एक नया जो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बनाना चाहता है, उसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल चाहता है। और यह बात सिर्फ सऊदी अरबिया की नहीं है, यह सऊदी अरबिया की भी है, इजिप्ट की भी है, जॉर्डन की भी है, कतर की भी है। हमास के मामले में सब बिल्कुल क्लियर है कि हमास को अगला एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिया जा सकता। जहां तक आर्मी का मामला है तो आप जानते हैं कि स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात है, इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने की बात है।
जिसमें टर्की के रोल को लेकर बहस चल रही है। इजिप्ट चाहता है कि टर्की का रोल वहां पर हो, टर्की की भी आर्मी हो, टर्की की भी आर्मी के कुछ लोग हों। इजिप्ट के तो होंगे ही होंगे, सऊदी अरबिया के होंगे, जॉर्डन के होंगे, और कुछ लोग अमेरिका और यूरोप के भी हो सकते हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये होगी कि गजा के अंदर पहले तो पीस मेंटेन करें, और दूसरा ये कि इजराइल की तरफ से होने वाले किसी हमले को रोक सके, इजराइल को आगे हमला ना करने दे। जब इन कंट्रीज की पीस फोर्स होगी तो इजराइल के लिए आसान नहीं होगा हमला करना। तो ये वाला मामला तो लगभग सॉल्व है। उसमें टर्की के होने का इजराइल जो है वो मुखालिफत कर रहा है। इजराइल नहीं चाहता है कि टर्की की आर्मी हो, लेकिन चलेगी। अमेरिका की ये बात धीरे धीरे क्लियर होती जा रही है। दो उदाहरणों से ये बात समझ में आती है। जेडी वांस जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो इजराइल के अंदर था जिस समय नेसेट में यह प्रस्ताव पास हुआ कि वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों को मिला लिया जाए। जब जेडी वांस से पूछा गया तो उसने कहा यह बहुत ज्यादा बेवकूफाना बात है, हम वेस्ट बैंक को किसी भी हालत में इजराइल को मिलाने नहीं देंगे। और यह बात उसने बहुत तीखे अल्फाज में कही, कोई ऐसे ही कह के टाल नहीं गया। इडियाटिक जैसे वर्ड का उसने इस्तेमाल किया, बेवकूफाना इस बात को कहा। यह स्मॉरिच के ऊपर सीधा हमला था जो इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है, और हमला तो नेतन्याहू के ऊपर भी था। यही सवाल ट्रंप से पूछा गया। जिस टाइम्स वाले इंटरव्यू की मैंने बात की है उसमें भी ट्रंप से यह सवाल पूछा गया, और उसने बिल्कुल साफ लफ्जों में यह बात कही कि वेस्ट बैंक को किसी भी हालत में अनेक्स नहीं करने दिया जाएगा, और वजह भी बताई। देखिए, ट्रंप ज्यादा बोलता है तो उसमें बहुत कुछ ऐसा बोल जाता है जो काम का होता है। उसने कहा कि हमने अपने अरब दोस्तों से यह वादा किया है कि वेस्ट बैंक का अनेक्सेशन नहीं होने देंगे। यानी हमने सऊदी अरबिया, कतर, जॉर्डन इन सब से यह वादा किया हुआ है कि किसी भी हालत में इजराइल को वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करने देंगे, और इसलिए नेतन्याहू को मैं ये नहीं करने दूंगा। वो कानून वानून बना लें, पास कर लें, उस पर पॉलिटिक्स करते रहें, लेकिन वेस्ट बैंक पर कब्जा मैं इजराइल को नहीं करने दूंगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अपने पिछले टर्म में ट्रंप ने लगभग इसकी छूट दे दी थी इजराइल को। बहुत साफ लगता है कि ट्रंप के ये समझ में आ गया है कि नेतन्याहू को अगर सर पे नाचने देंगे तो आग अमेरिका तक पहुंच जाएगी। उसके समझ में आ गया है कि अगर मिडिल ईस्ट इसमें लगातार वार्स चलती रही तो ये अमेरिका के लिए भी बेहद नुकसानदायक हो सकती हैं। यहां तक कि उसके जो अरब दोस्त हैं, सऊदी अरबिया जैसे देश जो लगातार अमेरिका के साथ खड़े रहते हैं, वो भी नाराज हो सकते हैं और चाइना की तरफ झुक सकते हैं। मैंने बीच में आपको एक वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था कि सऊदी अरबिया कैसे चाइना के साथ भी अपने रिश्ते अच्छे बना रहा है। तो एकदम ठान लिया हुआ है ट्रंप ने फिलहाल कि नेतन्याहू को मनमानी नहीं करने देनी है और सीज फायर किसी भी हालत में टूटने नहीं देना है। यह एक ऐसी बात है जो बिल्कुल क्लियर है। इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूं। स्मॉरिच के बारे में मैं बहुत बता चुका हूं। उसने एक बयान दिया, कहा गया कि सऊदी अरबिया की शर्त है कि पहले आप 2 स्टेट सोल्यूशन को मानो, यानी फलस्तीन को आजाद करो, उसके बाद सऊदी अरबिया जो है वो इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड करेगा या नॉर्मल रिश्ते में जाएगा। यह सवाल पूछा गया था कि आपका इस पर क्या कहना है। तो स्मॉरिच ने कहा कि अगर ऐसी शर्त है तो हमें सऊदी अरबिया की कोई परवाह नहीं है, वो अपने रेगिस्तान में जाकर कैमल यानी कि ऊंट चरा सकते हैं। अब देखिए, बोल कौन रहा है? स्मॉरिच बोल रहा है जिसकी कोई औकात नहीं है। 4-5 एमपी हैं उसके पास, कोई औकात नहीं है उसकी। और किसके लिए बोल रहा है? सऊदी अरबिया के लिए, जो अमेरिका को मुश्किलात से बाहर निकालता है, जिसके पास इतना पैसा है कि अमेरिका की इकॉनमी जो घाटे में चल रही है उसका बड़ा हिस्सा सऊदी अरबिया, जॉर्डन और इस तरह के मुल्क पूरा करते हैं। सऊदी अरबिया के रेगिस्तानों में कैमल चराने की बात वो कर रहे हैं जिनका अपना कोई घर ठिकाना नहीं है, जो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं। सऊदी अरबिया के उन्हीं रेगिस्तानों में तेल के भारी स्रोत मिलते हैं जो सऊदी अरबिया को दुनिया के सबसे अमीर मुल्कों में से एक बनाते हैं। आप जानते ही होंगे, ओमान के रियाल की जो कीमत है वो यूरो और डॉलर से भी ज्यादा है। सऊदी अरब की करेंसी की जो कीमत है वो जरा जाके देख लीजिए, इजराइल से कंपेयर करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो स्मॉरिच या इस तरह के लोग इजराइल में बैठकर अपनी औकात भूल गए हैं। अब ये बयान तो स्मॉरिच ने दे दिया, उसके बाद जब तमाशा मचा तो जो मजेदार बात है वो ये कि स्मॉरिच को माफी मांगनी पड़ी। अब ये माफी स्मॉरिच ऐसे ही नहीं मांग सकता।
निश्चित रूप से अमेरिका से फोन आया होगा नेतन्याहू को कि अपने इस बंदर को रोको, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। और नेतन्याहू ने उससे कहा होगा कि यह वक्त हमारे साथ नहीं है, चुपचाप झुक जाओ। अभी फिलहाल हम सऊदी अरबिया को नाराज नहीं कर सकते और अमेरिका को तो बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। तो हुआ यह कि इस्मारिश ने सऊदी अरबिया से माफी मांगी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है और यह बताता है कि इजराइल कैसे कमजोर होता जा रहा है, इजराइल कैसे झुकता जा रहा है। असल में इजराइल का जो प्लान, नेतन्याहू का जो प्लान लग रहा था येलो लाइन की वजह से, वो ये कि येलो लाइन को एक परमानेंट लाइन जैसा बना लें कि येलो लाइन के उस तरफ तो गजा और हमास का कब्जा हो, हमास या जो भी नई एजेंसी बनती है वो उसको संभाले, और येलो लाइन के इस तरफ इजराइल की आर्मी हमेशा रहे, यानी गजा भी दो हिस्सों में बंट जाए। लेकिन ये वाला प्रपोजल कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप सोचिए, वेस्ट बैंक अनेक्सेशन पर दुनिया के तमाम मुल्कों ने मजम्मत की, सारे अरब मुल्कों ने अलग अलग और फिर मिलकर एक बयान निकाला और इसकी मजम्मत की। पहले इस तरह की हरकतों पर सिर्फ ईरान या हिजबुल्ला आगे बढ़कर बोला करते थे, आज सारा अरब बोल रहा है कि वेस्ट बैंक को तुम किसी भी हालत में कब्जा नहीं कर सकते। और उससे भी मजेदार बात है कि अमेरिका कह रहा है कि हां बिल्कुल, वेस्ट बैंक पर हम इनको कब्जा नहीं करने देंगे। यह साफ बताता है कि नेतन्याहू किस तौर पर अकेला पड़ता जा रहा है। देश के अंदर उसकी हालत यह है कि उसकी पत्नी ने, उसकी वाइफ ने बाकायदा ये मिन्नत की है कि हरजोग जो राष्ट्रपति है वो नेतन्याहू के ऊपर जितने केस चल रहे हैं उसके लिए उनको माफ कर दे। पिछली बार जब कोर्ट में मामला था तो नेतन्याहू ने कहा था, मुझे ब्रोंकाइटिस हो गई है, खांसी हो गई है, इसलिए मैं बयान नहीं दे पाऊंगा। शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है और जंग के आगोश में, जंग के पागलपन में, जंग के जुनून में तो जनता उसके साथ खड़े होने को मजबूर हुई। लेकिन आज हकीकत यह है कि इजराइल में कल इलेक्शन हो तो नेतन्याहू के तशरीफ के नीचे से कुर्सी खींच ली जाएगी और नेतन्याहू इस बात को अच्छी तरह से जानता है, इसलिए जंग के लिए बेचैन है। कुल मिला के इतना ही कर पा रहा है कि लेबनान, साउथ लेबनान में बीच बीच पे बम गिरा रहा है। ईरान से लड़ने की हिम्मत नहीं है क्योंकि 12 रोजा जंग में समझ में आ गया है कि अमेरिका की मदद के बिना ईरान के सामने इजराइल टिकेगा नहीं और अमेरिका फिलहाल कोई जंग शुरू करने के मूड में है नहीं। हमास के साथ वो बार बार कोई बहाना बनाकर फिर से सीज फायर तोड़ना चाह रहा है, लेकिन उसको डांट कर रोक दिया जा रहा है। तो जो आखिरी चीज वो चाहता है वो ये कि मारवान बारगोटी को किसी भी तरह से रिहा ना होने दिया जाए, ताकि वहां पर एक ऐसा लीडर ना आ सके जिसके ऊपर हमास के लोग, फतेह के लोग, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग, गजा के लोग, वेस्ट बैंक के लोग, सारे लोग एक तरह से भरोसा करते हैं। जो आदमी गजा में भी पॉपुलर है, वेस्ट बैंक में भी पॉपुलर है, जिसके सामने हमास के जो मुजाहिद हैं वो भी सर झुकाते हैं और जिसके सामने पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग भी सर झुकाते हैं, ऐसा आदमी अगर लीडर बन के आएगा तो पूरा फलस्तीन एक साथ खड़ा होगा। और ऐसा आदमी जिसकी दुनिया भर में इज्जत है, जिसको फ्रांस का एक अखबार कह चुका है गजा का मंडेला, जिसको अमेरिका के अखबार कहते हैं गजा का मंडेला, वैसा आदमी अगर आएगा तो दुनिया में भी उसकी अलग तरह की इज्जत होगी। इसलिए नेतन्याहू की आखिरी कोशिश है कि मारवान बारगोटी को रिहा ना किया जाए। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद फिर से एक बार उम्मीद जगी है कि शायद अमेरिका प्रेशर डाले मारवान बारगोटी जैसे आदमी को रिहा कराने के लिए, जो हिंसा नहीं अहिंसा में भरोसा रखता है और जिस पर फलस्तीन की जनता और अरब मुल्क दोनों भरोसा करते हैं। अगर मारवान बारगोटी सच में रिहा हो जाते हैं और फलस्तीन के लीडर बन जाते हैं तो एक बात समझ जाइएगा कि इसका मतलब बहुत साफ है कि दुनिया के सामने अमेरिका ने भी सर झुकाया है और फलस्तीन की आज़ादी का रास्ता बहुत साफ खुल गया है। इसलिए अपनी दुआओं में मारवान बारगोती को याद कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में, अपने अरदास में मारवान बारगोती के लिए दुआ कीजिए कि मारवान बारगोती रिहा हो जाएं और फलस्तीन के लोगों को लीडरशिप दें, फलस्तीनी आवाम के लीडर बनकर उभरें और फलस्तीन आज़ादी की राह पर तेजी से चल पड़े। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।